बात करते हैं लौ गैस को साफ करने की विधियां। कल हमने आपको बताया था लौ गैस के बारे में, हेमेटाइट, रेड हेमेटाइट, ब्राउन हेमेटाइट, हेमोटाइट, लेमोराइट और सेडेराइट, मैग्नेटाइट और पायराइट और क्ले आयरन के बारे में। अब बात करते हैं लौ गैस के को साफ करने की विधियां। लौह खनिज में पाई जाने वाली अशुद्धियों को निम्नलिखित विधियों को से साफ किया जाता है। नंबर एक, भरात्मक पृथक्करण। पृथक्करण। नंबर दो, चुंबकीय पृथक्करण। नंबर तीन, दबाव पृथक्करण। नंबर एक, मारात्मक लौह। लौह खनिज खानों से बड़े बड़े धनों के रूप में पाए जाते हैं। इन धनों को तोड़कर व पीस कर पीसे हुए चूरे और तेज बहाव वाले पानी में डाला जाता है। जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वह पानी के साथ बह जाती है, वह भार का नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से प्राप्त हुए कणों को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलकर गिरती आयरन तैयार किया जाता है। नंबर दो आता है चुंबकीय पृथक्करण। इसमें लौ अयस्क के करेसर को पीस कर कणों को एक बेल्ट पर डाल देते हैं। इस बेल्ट को बड़े बड़े विद्युत चुम्बकों के नीचे से गुजारा जाता है। लौ कणों को चुंबक पानी की ओर खींच लेता है और अशुद्धियां नीचे गिर जाती हैं। यह अयस्क को इकट्ठा कर ब्लास्ट फर्नेस में पिघला कर पिग आयरन प्राप्त करते हैं। नंबर दो, दबाव पृथक्करण। इस विधि में 40% से अधिक मात्रा वाली लौ अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है। अशुद्धियां हल्की होने के कारण पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें बाहर निकाल कर शुद्ध पिग आयरन प्राप्त कर देते हैं। अब बात करते हैं बात्या भट्टी मतलब फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। ये देखो, ये जो आपका दिया है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक। जो डेफिनेशन, जो हेडिंग डाल है उसकी डेफिनेशन आप याद कर लें, ठीक।
ये लो एस के आयरन को ये तो आयरस को मिलाने वाली भट्टी है। ये एक गोलाकार शंकु गोलाकार होती है। ठीक, ये देखिए आपका ये एक शंकु गोलाकार की मूर्ति होती है। से पतला और नीचे से चौड़ा के रूप में होती है। इसकी ऊंचाई 25 से 40 मीटर व व्यास 6 से, मतलब इसकी जो लंबाई है, ठीक, इसकी जो लंबाई है वो है 25 से 40 मीटर, 40 मीटर। और इसकी ये जो चौड़ाई है, ये जो ये 6 से 9 मीटर। ठीक, इस भट्टी के बाहर लोहे की मोटी चादर लगी होती है। वह अंदर चारों ओर 1/4 मीटर से और 1/2 मीटर, मतलब 1.5 मीटर मोटी फायर की दीवारें लगी होती हैं। ये देखो, ये 1.5 मीटर की ये जो ईंट की है, ये दीवारें लगी होती हैं। ठीक, ये लाइनिंग की होती है। इस ईंटों की खिंचाई चिनाई फायर क्ले से की जाती है। इसके कंधे से थोड़ा ऊपर एक छोटा होता है, ऊपर एक और छिद्र होता है जो स्लेग या धातु मल निकालने के काम आता है। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे ये जो है, यहाँ से स्लेग धातु का जो है निकालने का काम आता है। इसके निचले भाग में चारों ओर से 16 नोजल लगे होते हैं, जिनके द्वारा गर्म हवा भट्टी हो जाती है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस भट्टी रखा गया है। चार्जिंग प्लेटफॉर्म पर लोहे चूना व कोक पहुंचाने के लिए अर्थात ब्लास्ट फर्नेस में कच्चा माल डालने के लिए बड़ी बड़ी बाल्टियां लगी होती हैं। इन बाल्टियों के द्वारा आयरन और चूना पत्थर व कोक को भट्टी में डाला जाता है। इस भट्टी में 800 टन से 1200 टन तक माल लगाया जा सकता है। इस माल को गलाने के लिए 24 घंटे तक समय लगता है। इस भट्टी में चूना पत्थर व लोहे व कोक की एक के बाद एक तिहाई बिछाई जाती है। चूना गला का काम करता है, मतलब फ्लक्स का काम करता है। धातु में अशुद्धियां जैसे धूल बालू राख आदि को इकट्ठा करके स्वयं में मिला लेता है और वह धातु मल स्लैब के रूप में पिछले हुए लोहे को तैरने लगता है। पिछले हुए लोहे में तैरने लगता है। यदि स्लैब इससे बाहर निकल जाता है, ठीक, ये देखिए इसमें दिया हुआ चूना को या लोहे, ये वो और ये लोहा एक्स, तो ये चूना पत्थर डाला गया है। ये ओ, ये लव और ये चूना पत्थर। पिघले हुए लोहे को एक नावक
सांचों में भर कर रहता है, इसलिए कच्चे लोहे को पिग आयरन कहते हैं। इस लोहे में 2% लोहे इस लोहे में 2% से 5% कार्बन, 3% तक सिलिकॉन, 0.1% तक फास्फोरस, 0.3 तक गंधक तथा 1% तक मैग्नीशियम तथा लगभग 93% तक लोहा होता है। यह बहुत कमजोर और भंगुर होता है। अब बात करते हैं पिग आयरन। ये बहुत ही घटिया लोहा होता है जिसे सीधे कार के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, अन्य अशुद्धियां होने के कारण भंगुर होता है। इस लोहे का प्रयोग सीधे मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता और दूसरे कई प्रकार के आयरन और स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील आदि। पिग आयरन को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। नंबर 1, रचना के अनुसार। नंबर 2, प्रयोग के अनुसार। नंबर 3, बनाने की विधि। विधि के अनुसार। अब बात करते हैं रचना के अनुसार। यह रचना के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं रचना के अनुसार। नंबर 1, व्हाइट पिग आयरन, ग्रे पिग आयरन, नंबर 3, माल्ट पिग आयरन। मार्केट में साधारणतः यह 1 से 16 नंबर तक मिलता है। 6 पिग आयरन सबसे सस्ता होता है। इसमें नंबर की पहचान इसके रंग तथा इसकी टूटी सतह से की जाती है। 1 से 4 नंबर तक का पिग आयरन ग्रे पिग आयरन के नाम से जाना जाता है और अधिकतर ढलाई या स्टील बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रयोग के अनुसार। प्रयोग के अनुसार नंबर 1 आता है बेसिमर बेसिमर पिग। नंबर 2 हो गया मैलिएबल पिग।
नंबर 3 हो गया कांक्रीट। ठीक। अब बात करते हैं कोला भरने से। लब कोला भट्टी। कोला भट्टी। ठीक है, हमको दोबारा क्रूसिबल या कोला फर्नेस में पिघलाकर कास्ट आयरन बनाया जाता है। कोला फर्नेस का अंदर का व्यास 1 मीटर से 2 मीटर होता है तथा ऊंचाई व्यास में 5 से 6 मीटर गुना होता है। मतलब कि 1 मीटर अगर व्यास 1 मीटर है, उसका 5 गुना 5 मीटर, अगर 2 मीटर है तो उसका 1 मीटर है तो उसका 5 गुना 5 5 मीटर हो जाएगा। अगर 2 मीटर है तो उसका दुगुना 10 मीटर तक की, इसमें वो 10 मीटर हो जाए। इसमें 2 या 4 टन तक का कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। यह फर्नेस माइल्ड स्टील की चादरों को गोलाकार गोल होता है, जिनकी मोटाई 6 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक होती है। नीचे के भाग की चादर की मोटाई अधिक होती है तथा ऊपर वाले भाग की चादर पतली होती है। भट्टी की अंदरूनी सतह पर फायर ब्रिक्स की दीवार बनी होती है और ऊपर सिरे के पास एक चार्जिंग द्वारा इस भट्टी का 1260 डिग्री सेंटीग्रेड से 1340 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसी तापक्रम में पिघ आयरन पिघलता है। इसमें पिघ आयरन को मेटल चिप्स के साथ डालते हैं। सबसे पहले भट्टी के फंदे में आग लगाकर भट्टी को चार्ज कर लेते हैं। फिर कोयले की एक तार डाली जाती है और फिर मेटल व आयरन चिप्स की एक तय, फिर चूना पत्थर की पतली तय को भर कर लगभग 1340 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। हमने चार्ज करने के बाद पिघ आयरन नीचे गड़ जाता हुआ अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं। पिघले हुए लोहे को लैडर्स में भर कर सांचों में डाल दिया जाता है। इसे कास्ट आयरन कहते हैं। बात करते हैं कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन में 400 डिग्री से 4.5 डिग्री तक कार्बन रहती है। वह दूसरी अशुद्धियां जैसे सिलिकॉन 0.8% से 1% तक होती है। यह धातु कड़ी तथा बहुत भंगुर होती है। इस खोज में नहीं किया जा सकता, ना ही इसकी कार व सीट बनाई जा सकती है तथा मैनुअल डक्टाइल नहीं का है। ग्रे कास्ट आयरन की टेंसाइल शक्ति 1250 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर व कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 6250 किलोमीटर वर्ग प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण इसके मशीन ऑटोमोबाइल सिलेंडर ब्लॉक वाटर पाइप मशीन बेड हेड बेड व इंजन आदि तैयार किए जाते हैं। कास्ट आयरन में कार्बन संयुक्त और स्वतंत्र रूप में पाई जाती है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। जिस कास्ट आयरन में कार्बन उपयुक्त मात्रा में अधिक होता है वह अधिक कड़ा होता है। ठीक इस प्रकार के कास्ट आयरन को आसानी से मशीन नहीं किया जा सकता। इसे रफ कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा जिस कास्ट आयरन को कार्बन स्वतंत्र रूप में पाई जाती है वह कुछ नर्म होता है जिसे आसानी से मशीन किया जा सकता है। इससे बने पार्ट सेल्फ लुब्रिकेशन व गुण कास्ट आयरन के प्रकार। कास्ट आयरन पांच प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रे कास्ट आयरन। नंबर 2 व्हाइट कास्ट आयरन। नंबर 3 मार्ड कास्ट आयरन। नंबर 4 मैल्लेबल कास्ट आयरन। नंबर 5 एलो कास्ट आयरन। अब बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ये इसमें ढलाई कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। इसमें मुख्य कार्बन 2% से 3% और मिश्रित कार्बन 1% होती है जिनकी वजह से इसका रंग भूरा दिखाई देता है। इसमें सिलिकॉन की मात्रा होने पर वह धातु नर्म हो जाती है क्योंकि कार्बन के कण लंबे ग्रेफाइट में बदल जाते हैं। अगर इसे थोड़ा तोड़ा जाए तो इसकी बनावट मोटी धब्बेदार दिखाई देती है। यह सस्ता होता है। इसका पिघलाव पॉइंट इसका
गलना पॉइंट जैसा कि मैंने टेबल बताया था 1150 सेंटीग्रेड से 1200 सेंटीग्रेड होता है। यह कास्ट आयरन हर प्रकार के पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी टेंसाइल शक्ति 1250 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वह कंप्रेसिव शक्ति मतलब दबाव शक्ति जो है 6250 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन की। ठीक, जब इसे ठंडा किया जाता है तो कार्बन रासायनिक क्रिया करके इसमें मिल जाती है। इसे तोड़ने पर इसकी बनावट बारीक बड़ी कणों वाली होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 2 इसमें कार्बन की मात्रा जो थी 2% से 3%, और इसमें कार्बन की मात्रा है 2% कार्बन की मात्रा। ठीक, 2.5% से 3.5%। सल्फर 0.15% से 0.25%, मैग्नीशियम 0.15 से 0.5%, फास्फोरस 0.2% से 0.6%, व सिलिकॉन 0.8% से 1.2%। और यह धातु बहुत कठोर व भंगुर होता है। यह आसानी से काटा नहीं जा सकता है। इसे घटिया किस्म की कास्टिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेन होल के ढक्कन इसे मेन होल के ढक्कन पाइप मेल और ढक्कन पानी के पाइप बिजली का सामान इत्यादि बनाने में काम ग्रे कास्ट आयरन अपेक्षा जल्दी गल जाता है। अब बात करते हैं माल्ट कास्ट आयरन की। ये ग्रे कास्ट आयरन का मिश्रित रूप है जिसका रंग सफेद तथा भूरे रंगों दोनों रंगों में होता है। इसे मुक्त तथा संयुक्त रूप से पाई जाने वाली कार्बन की मात्रा लगभग बराबर होती है। अब बात करते हैं नंबर 4, मैलिएबल कास्ट आयरन आमतौर पर भुरभुरा व सख्त होता है। मैलिएबल कास्ट आयरन सफेद कास्ट आयरन को सुधार कर बनाया जाता है। यह मशीनेबल टफ होता है। कास्टिंग करते समय इसमें 15% से 40% तक स्टील ग्रेफाइट मिलाया जाता है। इसे लैक्स विधि द्वारा बनाया जाता है। इसे कास्ट आयरन में पाए जाने वाले मिश्रित कार्बन को मुक्त कार्बन में बदल कर बाहर निकाल लिया जाता है। ये अधिकतर हल्की कास्टिंग हब, ब्रेक पैडल, ट्रैक्टर पार्ट या फोर्ज स्टील व हॉट आयरन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हेलो कास्ट आयरन। पिघले आयरन में मिश्रित धातुओं मिलाकर ये किस्म तैयार की जाती है, जैसे निकेल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इससे कास्ट आयरन की टेंसाइल शक्ति अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं कास्ट आयरन के गुण व दोष। कास्ट आयरन के गुण होता है नंबर 1, नमी के संपर्क में आने पर जंग कम लगता है, आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। दूसरी धातु की अपेक्षा इस पर अधिक फिनिशिंग आती है। गर्म होने पर बहुत कम फैलता है। नंबर 5, महीने की शक्ति अधिक होने के कारण बड़े कम खर्च पर पार्ट्स ढाल सकते हैं। इसी गुण के कारण यह सांचे के छोटे से छोटे कोने में पहुंच जाता है। नंबर 6, दूसरे लौ
धातुओं की अपेक्षा कम ताप पर पिघल जाता है। नंबर 7, कार्बन के ग्रेफाइट मात्रा में होने के कारण सेल लुब्रिकेशन का काम करता है। नंबर 8, दूसरी लौह धातुओं की अपेक्षा सस्ता होता है। नंबर 9, इसकी दबाव सहन शक्ति सब धातुओं से अधिक होती है। कास्ट आयरन के दोष। नंबर 1, यह भंगुर होता है। ठीक। नंबर 2, इसे हार्ड या कैश हार्ड नहीं किया जा सकता। नंबर 3, इसे फोर्ज नहीं किया जा सकता। नंबर 4, यह मलेबल व डक्टाइल नहीं होता। मशीनिंग से पूर्व ढलवे लोहे की कास्टिंग की सीजनिंग। नंबर 1, भीतरी अभी तक हमने बताया था कास्ट आयरन के। कास्ट आयरन के दोष। अब बात करते हैं मशीनिंग। से पूर्व ढलवे लोहे की कास्टिंग की नंबर 1, भीतरी ढलाई के कारण उत्पन्न हुए खिंचाव दूर हो जाते हैं। नंबर 2, पार्ट्स मशीनिंग के दौरान अपना रूप नहीं बदलते। नंबर 3, पार्ट्स की शुद्धता नहीं बनी रहती है। नंबर 4, समय पड़ने पर यह टेढ़े नहीं होते। नंबर 5, यह भरोसे योग्य हो जाते हैं। नंबर 6, सतह की कठोरता कुछ कम हो जाती है। ठीक। अब बात करते हैं पिटवा लोहा यानी रॉड आयरन। पिटवा लोहा यानी रॉड आयरन। ठीक। यह लोहे की सबसे शुद्ध इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है। इसे आसानी से मोड़ा फोर्ज अथवा फोर्ज वेल्ड किया जा सकता है। यह बहुत मलेबल व डक्टाइल होता है। इसी कारण इसे चादरें व तार आदि खींचने के लिए बड़ा उपयोगी माना गया है। इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। इसकी बनावट रेशेदार होती है। इसे हार्ड टेम्पर नहीं किया जा सकता है। इसको विभिन्न प्रकार के पार्ट्स इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे डेमो जंजीर एवं हुक, कृषि औजार और खलियान का बाहरी भाग का पानी के पाइप, कीले नट व बोल्ट, वायलर व ब्लॉक स्मिथ आयरन इत्यादि। रॉड आयरन को कुडलिंग फर्नेस में व्हाइट कास्ट आयरन
और पिग आयरन के चूरे को मिलाकर बनाया जाता है। इसे पिघलाने के लिए सीधा कोयले की आग के संपर्क में नहीं लाया जाता तथा खुदली भट्टी में एक रोज आग लगाई जाती है तथा आग की लपटें और बहुत गर्म वायु निकट में रखे पिग आयरन को कास्ट आयरन स्क्रैप को पिघला देती है। ऐसा करने से कोयले में पाई जाने वाली कार्बन लोहे में मिल जाती नहीं मिल कार्बन लोहे में नहीं मिल पाती। ठीक, जैसा कि देखो हमारे ये पुडलिंग भट्टी दी हुई है। ठीक, ये पुडलिंग भट्टी जो है दी है। लोहे के जो कार्बन होती है ये कार्बन एसिड गैस में बदल जाता है। वह सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में ऊपर तैरने लगता है। लोहे मल को बाहर निकाल दिया जाता है। अशुद्धियां निकालने के बाद धातु स्पंजी रूप से या स्पंजी बॉल के रूप में बाहर निकाली जाती है, जिन्हें बॉल भी कहते हैं। इसके पश्चात इन बॉल की हैंडलिंग की जाती है, जिससे दूसरी अशुद्धियां निकल जाती हैं। इस विधि में सिंगलिंग कहते हैं तथा बहुत ब्लूम के रूप में बदल जाते हैं। इस ब्लूम को फिर रोल करके शुद्ध रॉट आयरन की छड़ बना लेते हैं। देखिए इसमें फ्यूल यहाँ लगाया हुआ है और ये फायर डोर है। ठीक, ये ग्रेट एस मतलब ये आग है, फायर है, यहाँ पे राख हुई है, राख होती है। तो ये हमारा हेल्थ मतलब जॉब है, मतलब जो लोहा और ये पुडलर होल्स है। ठीक, और ये एग्जिट ब्लूम डोर है। ठीक, अब बात करते हैं रॉड आयरन में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। रॉड आयरन में निम्न लिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर ये लगभग 99% शुद्ध लोहा होता है, जिसमें अशुद्धियां ना मात्र होती हैं। ये बहुत मुलायम होता है, जिसे पीट कर इसीलिए गति में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 3 नॉट आयरन मैलेबिलिटी और डक्टाइल के गुण के दो गुण होते हैं, जिनके कारण बिजली चार्जर सरिये व तारे आदि आसानी से बनाए जाते हैं। नंबर 2 इसका पिघलाव दर्जा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा इसके दबाव फैलने की शक्ति 20 से 30 टन प्रति स्क्वायर इंच होती है। जिसके कारण ये बिना टूटे या आवाज किए मोड़ जाता है, अन्यथा इसको थोड़ा गर्म करके फोड़ भी कर सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार मोड़ सकते हैं। इसको सुगमता पूर्वक बैठ किया जा सकता है। नंबर 7 इसे हार्ड वाटर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हार्ड किया जा सकता है। नंबर 8 यह दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक चुभती होती है। नंबर 9 इसका बनावट रेशेदार होता है। नंबर 10 इसका प्रयोग रिवर्ट बोल्ट डायनमो को पानी तथा भाप की नलियां कीले तथा बिजली के समन आदि के लिए किया जाता है।
अब बात करते हैं इस्पात यानी स्टील। इस्पात लोहे व कार्बन का मिश्रण होता है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसमें मुख्य तत्व कार्बन भी होता है। यह मिश्रित अवस्था में होती है तथा इसकी अधिकतम मात्रा 1.5% तक होती है। कार्बन की मात्रा पर ही इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, अर्थात इस्पात में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही कठोर व चमड़ा होगा। इस्पात निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लेन कार्बन स्टील। नंबर 2 एलॉय स्टील। नंबर 3 कास्ट स्टील। हम बात करते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील ये केवल आयरन और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। इसकी कठोरता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। यह निम्न भागों में बटा गया मतलब कार्बन स्टील भी 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अति लघु इस्पात। नंबर 2 मृदु इस्पात। मतलब ये हो गया स्टील, ठीक। ये हो गया माइल्ड स्टील। मध्यम कार्बन स्टील ये हो गया कार्बन स्टील। बात करते हैं उच्च कार्बन स्टील। नंबर 4 हो गया इस्पात
कार्बन स्टील। अब बात करते हैं अति डैप स्टील। ठीक, ये कार्बन की मात्रा में 1.15% तक होती है। एक पतली चादर, तार, छड़े, स्टील पाइप इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें है कार्बन की मात्रा, इसमें है 0.05%। मान लीजिए इसमें 0.15 से 3.3 तक कार्बन होती है। इसमें 0.15% से 19% तक होती है। इसमें कठोरता बहुत कम होती है, इसलिए इसे आसानी से मोड़ व वेल्ड व मशीन कर सकते हैं। इसके बने पार्ट पर हार्ड टेम्पर नहीं कर सकते, परंतु केस हार्ड कर सकते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित पार्ट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे फोर्जिंग, स्टैकिंग, लाइव प्लेट, मशीन पास, रॉड, रिवेट व भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सरिया, सीट एंगल, नट व और बोल्ट इत्यादि। अब बात करते हैं मध्यम मीडियम कार्बन स्टील। ये कार्बन स्टील में 0.3% से 0.75% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह मृदा इस बात से उत्तम व कठोर व चिमड़ा होता है। इसको हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्ट फोर्जिंग, एक्सल भूरे, हाई टेंसाइल ट्यूब, खेती संबंधी औजार और तारे, क्लच प्लेटें, कमानियां, स्प्रिंग कार के रस्से, रेल के पहिए के टायर, ड्राइव ड्रॉन व वारस इत्यादि। अब बात करते हैं हाई कार्बन स्टील का। यह इस बात कार्बन की मात्रा 0.7% से 1 तक होती है। ठीक, ये हो गई हमारी कार्बन की मात्रा। इससे हीट ट्रीटमेंट बहुत हार्ड किया जा सकता है। वह 370 तापमान तक गर्म करके टेम्पर किया जा सकता है। यह मध्यम कार्बन स्टील की उपेक्षा अधिक भंगुर कार्बन मात्रा भंगुर होता है। ठीक, अब बात करते हैं कार्बन की मात्रा के अनुसार प्रयोग भिन्न भिन्न, जैसे 0.75% से 1% तक कार्बन वाले इस्पात, लकड़ी काटने वाले औजार, हथौड़ी, छोटी फोर्जिंग डाइयां, कमानियां, स्प्रिंग, ब्रिक, गोंच, डाई, पंच आदि बनाने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं 1.1% से 1.3% तक कार्बन वाले इस्पात, यह ब्रिक प्रेस, डाई, रेडियम, मेटल कटिंग टूल इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हम बात करते हैं 1.4% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा। इसका प्रयोग कटिंग टूल, नीलिंग कटर, गेजेज, चेयरिंग ब्लेड, टेप, डाई, रीमर व फाइल आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं
allow steel. कार्बन व आयरन के अलावा एक अथवा अधिक एलिमेंट वाली स्टील एलॉय स्टील कहलाती है। एलाइन एलिमेंट हार्डनेबिलिटी, सेफ्टिंग और टेम्परिंग के प्रति रेजिस्टेंट, पैरेलल एब्रेसिव के प्रति रेजिस्टेंस में वृद्धि करते हैं और स्टील में हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी इंपार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कास्ट स्टील। इसमें सिलिकॉन व मैग्नीज की निश्चित मात्रा सहित 0.2 से 0.5% तक कार्बन होती है। यह स्टील कास्टिंग के लिए प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं इस्पात बनाने की विधियां। इस्पात बनाने की विधियां, ठीक, यानी स्टील बनाने की विधियां। स्टील बनाने की विधियां 5 प्रकार की होती हैं। स्टील बनाने पांच प्रकार की क्रूसिबल विधि। नंबर 3 ब्रेसी विधि। नंबर 4 हो गया अर्थ विधि। नंबर 5 हो गया अब बात करते हैं नंबर 1 सीमेंटेशन विधि। यह विधि इसमें रॉट आयरन की छड़ों को लकड़ी के कोयले के चूल्हे अथवा कार्बन युक्त ज्वलनशील पदार्थ के साथ एयर टाइट बक्से में बंद कर देते हैं। छड़ों को रखते समय इस
बात का ध्यान रखना होता है कि छड़ों को चारों ओर कोयला व पाउडर रहे, फिर बॉक्सों में 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे कार्बन युक्त पदार्थ गैस का रूप धारण कर तथा बक्सा या भट्टी का मुंह बंद होने के कारण गैसीय कार्बन लोहे की छड़ों में मिश्रित होती है। इस प्रकार जो स्टील प्राप्त होता है उसे ऊपर छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, जिसका कारण इसे ब्लिस्टर स्टील या सीमेंटेड इस्पात कहते हैं। इस विधि में पाई जाने वाली कार्बन लोहे में समा जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा की मात्रा 8.8% से 1.5% तक होती है। ठीक, अब बात करते हैं क्रूसिबल विधि। इस विधि का आविष्कार बेंजामिन हंटर्स मैन ने 1740 में किया था, क्योंकि सीमेंटेशन विधि द्वारा प्राप्त डबल शियर स्टील की घटिया गुणों के कारण बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। इस विधि द्वारा बहुत बढ़िया इस्पात अलॉय स्टील तैयार किया जाता है। इस विधि में प्राय लोहे व ब्रिटल स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को कोयले के साथ कुटालियों में डाला जाता है। ये कुटाली ग्रेफाइट व फायर क्ले की बनी होती है। प्रत्येक कुटाली में 20 से 25 किलोग्राम तक लोहा गर्म किया सकता है। धातु पिघल जाने के बाद आधे घंटे तक इसे ऐसी हालत में रखा जाता है जिससे इसकी गैस आदि निकल जाती है। स्वच्छता और शुद्ध इस्पात पाने के लिए थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम अथवा मैग्नीशियम मिला दिया जाता है। कुटालियों को बाहर निकाल कर धातु को ऊपर से हटाकर सांचों में भर दिया जाता है। प्राप्त लोहे को क्रूसिबल इस्पात कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, बेसिक मर विधि। इस विधि में पिघले हुए कास्ट आयरन को एक विशेष प्रकार की भट्टी में डाला जाता है, जिसे बेसिमर कन्वर्टर कहते हैं। इस अंडे के आकार का ये बना होता है, इसके अंदर फायर ब्रिक लगी होती है व एंडे में हवा नालियां होती हैं। इससे चारों ओर किसी भी कोण में घुमाया जा सकता है। इस निश्चित कोण पर रख कर पिघला हुआ लोहा डाला व निकाला जा सकता है। फिर कन्वर्टर को सीधा खड़ा कर हवा नालियों से गुजारा जा सकता है। हवा बुलबुलों के रूप में ऊपर निकलती है। यह गर्म हवा धातु के साथ क्रिया करती है तथा धातु में मिश्रित अशुद्धियों को ऑक्साइड में बदल देती है और स्लैग आदि चिमनियों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस भट्टी का तापमान जो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे सल्फर व फास्फोरस भी जल जाते हैं। अब इसको कुछ क्षणों के लिए रोक कर धातु को कुछ नमूना लेकर प्रयोगशाला में कार्बन की मात्रा देखने के लिए भेजा जाता है। इसमें बढ़िया किस्म या हाई कार्बन स्टील प्राप्त करने के लिए गर्म किया हुआ फेरोमैग्नीज डाला जाता है। फिर इस पिघले हुए लोहे को बैलेट में भरकर इंगट में डाल दिया जाता है। प्राप्त इंगट्स को रोल करके विभिन्न आकार में बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं ओपन हर्ट विधि। इस विधि में निर्माण सीमेंट नामक व्यक्ति ने किया था। यह एक जर्मन इंजीनियर था, इसलिए इसे सीमेंट विधि भी कहते हैं। इसमें लोगों को पिघलाने के लिए खुली भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें पिग आयरन तथा स्टील क्रैपिंग 4:1 की मात्रा में डाला जाता है। इस
फिर इस भट्टी को कोयले की गैस द्वारा गर्म किया जाता है। इस गैस के साथ जब लोहे के टुकड़े, स्टील स्क्रैप इत्यादि संपर्क में आते हैं, जिससे रासायनिक गुण क्रिया के कारण लोहा पिघल जाता है तथा भट्टी के अंदर का तापमान 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर इसमें चूना पत्थर के रूप में डाला जाता है तथा 2-3 घंटे पश्चात ही मैग्नीज, कार्बन और मिट्टी इत्यादि पिघले हुए लोहे से अलग हो जाती है। फिर पिघले हुए लोहे में से नमूना लेकर प्रयोगशाला में कार्बन की मात्रा देख ली जाती है। कुछ पश्चात पर पिघली हुई धातु उबलने लगती है। वह धातु मल ऊपर तैरने लगता है। कुछ समय के लिए गैसों या हवा बंद कर दी जाती है। इसे धातु मल कपड़े की तरह थोड़ा सख्त हो जाता है। इसे ऊपर से उतार लिया जाता है। अगर कुछ कोटि का स्टील चाहिए तो इस तैयार इस्पात में फेरो सिलिकन व फेरो मैग्नीज आवश्यकता अनुसार मिलाया जाता है। पिघली हुई धातु को डस्ट द्वारा इंगट्स में डाल दिया जाता है। ये इंगट्स 1.5 मीटर लंबे होते हैं। इन इंगट्स को लाल गर्म हालत में रोलिंग मिल में छड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब नंबर 5 करते हैं इलेक्ट्रिक विधि। आधुनिक युग में स्टील को बनाने के लिए बिजली की भट्टियों का बड़ा व्यापक प्रयोग होता है, क्योंकि इस विधि द्वारा बढ़िया किस्म का एलॉय स्टील तैयार किया जाता है। इस्पात के उत्पादन में 2 प्रकार की विद्युत भट्टियां प्रयोग होती हैं। नंबर 1 आर्क टाइप, नंबर 2 हाई फ्रीक्वेंसी सी टाइप। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इस प्रकार की भट्टी में कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, जिनके द्वारा विद्युत तरंगे भट्टी में प्रवेश करती है। साधारणतः इन भट्टियों में एसी विद्युत प्रयोग में लाई जाती है। ये भट्टियां अंदर से डोलोमाइट या मैग्नेसाइट या फायर ब्रिक की बनी होती है। भट्टी के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसमें इलेक्ट्रोड डालने के लिए सुराख होते हैं। पिग आयरन तथा लोहे चूर्ण में डाला जाता है व इलेक्ट्रोड को करंट देने के बाद विद्युत आर्क पैदा की जाती है। इन इलेक्ट्रोड के द्वारा 2000 सेंटीग्रेड तक ताप प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण 2 से 180 टन तक माल को गलाने के लिए 1 से 5 घंटे का समय लगता है। यह भट्टी इसका अर्ध गोल होता है। वह रोलर पर आसानी से घुमा कर तथा 15 डिग्री कोण पर टेढ़ा करके धातु को कुचल लिया जाता है। इसमें 2 छेद होते हैं, एक धातु मल के लिए, दूसरा शुद्ध धातु को बाहर निकालने के लिए। ठीक, अब बात इसी में दूसरा पार्ट हाई फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक, इस विधि में हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ताप रोधक रिफ्रैक्टरी धातु की एक क्रूसिबल तथा कॉपर ट्यूब भी लगा एक विशेष विद्युत कॉइल होता है। अर्थात इस भट्टी के चारों तरफ तांबे का पाइप स्प्रिंग के आकार में घुमाया जा होता है। तांबे के पाइप में पानी का प्रवाह भी रहता है, जिसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। टोटाली के भीतर
कि धातु सेकेंडरी वायरिंग का कार्य करती है। इस प्रकार यह भट्टी ट्रांसफार्मर के आधार पर कार्य करने लगती है। जब हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा प्राइमरी वाइंडिंग से गुजरती है तो इंडक्शन द्वारा धातु में एंटी करंट पैदा हो जाती है जिससे धातु गल जाती है। इस भट्टी में इस भट्टी के अंदर न लगने वाला अस्तर होता है। इसमें दो धुरे लगे होते हैं जिनकी सहायता से फर्नेस को झुकाया जा सकता है। ठीक, आज की क्लास यही समाप्त होती है। जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे स्टील की बनावट। बनावट, ठीक।